आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपको याद होगा कि पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने एक लेक्चर दिया था जिसका हेडिंग है इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे लीगल एस्पेक्ट्स। जो लेक्चर बहुत पॉपुलर हुआ, काफ़ी व्यूज़ आए, कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। आज गणतंत्र दिवस है, हम सभी जानते हैं। तो आज कुछ रोचक बातें गणतंत्र दिवस के संबंध में आपसे शेयर करना चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान से संबंधित है और विधि के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ कुछ सरल भाषा में कुछ तथ्य पूरक महत्व की बात को रखेंगे जो आम जनता के जानने के लिए भी जरूरी है। जैसे कि पिछले व्याख्यान में जो इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे के बारे में मैंने दिया था, उसमें 3 पार्ट था। एक पार्ट था कि वस्तुतः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी कि नहीं, जिसका लीगल एस्पेक्ट में हमने कहा था कि उस दिन वस्तुतः आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन दैट हैज़ बिकम कस्टमरी कि उसी दिन हम लोग मनाते हैं। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट था उसमें झंडा फहराने और लहराने का, फ्लैग होइस्टिंग एंड अनफर्लिंग, उसके बारे में विस्तृत बताए थे और दोनों में क्या अंतर है ये भी बताए थे। साथ ही साथ झंडा से संबंधित कितने कानून बने हैं भारतवर्ष में और कैसे कैसे कानून लागू किया गया, और अंत में जिंदल केस के बारे में भी बताए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया था। और लास्ट पार्ट जो उसका तीसरा पार्ट था, उसमें भारत का कितना नाम रहा है वैदिक काल से लेकर आज तक के, उसके बारे में बताए थे। तो आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन हमारा देश एक स्वतंत्र गणतंत्र गणराज्य बना। वो संविधान के द्वारा और आज की तिथि से ही संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अपने संविधान के बारे में और आज के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संक्षेप में तथ्यों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारा जो संविधान है, इसमें सब मिलाकर के 395 आर्टिकल है, 395, और 10 शेड्यूल है। इसका नाम जो है क्या होगा, इसके बारे में भी संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल बना दिया। वो आर्टिकल है 393। किस नाम से जाना जाएगा? उस आर्टिकल 393 के अनुसार अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाएगा, हिंदी में भारत का संविधान। अब संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में तो बहुत कुछ लोग जानते हैं, बहुत बार कहा गया है, समाचार पत्रों में भी आते रहता है, बहुत प्रकार के आर्टिकल भी उपलब्ध हैं, न्यूज चैनल पर भी कभी कभी पैनल डिस्कशन में आता है या न्यूज एंकर लोग भी बताते हैं, और बहुत सारे लेख में भी आते रहे हैं। सब लेखों में या डिस्कशनों में या वाद विवाद में संपूर्ण बातों का समावेश नहीं हो पाता है। तो कुछ अनछुए पहलू के बारे में आम जन के जानकारी के लिए मैं आज कुछ
विशेष रूप से इस पर व्याख्यान दे रहा हूँ। जो रिसर्च का विषय कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी के ज्ञान वर्धन के लिए हो सकता है, और सही सही वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए हर नागरिक का ज्ञान वर्धन करेगा। इसलिए भी आज का ये व्याख्यान उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ये सभी जानते हैं कि संविधान बनाने की एक प्रक्रिया बनी थी। भारत गुलाम था। आज़ादी की प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं हुई। उसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान, त्याग, तपस्या, सत्याग्रह, संघर्ष सब कुछ हो गया। वो सब कंट्रोवर्सी की बात आज नहीं होगी। अंतोगतवा जब स्वतंत्रता मिलने लगी, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ही पास हो गया, जैसा कि पिछले व्याख्यान में बताए थे। तो अंग्रेजों ने ये सोच लिया कि अब भारत में पैर टिकाना मुश्किल हो रहा है। कारण जो भी उसके अलग अलग मतांतर के लोग हैं और अलग अलग विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें ये डिबेटेबल पॉइंट है और कंट्रोवर्सी है। आज भी कंट्रोवर्सी है, अपने अपने ढंग से लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो आज कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी और मैं उसमें कोई अपना विचार नहीं रखूँगा। लेकिन ये तथ्य है कि संविधान जब बना तो उस समय भारतवर्ष में कोई स्वतंत्र चुनी हुई सरकार नहीं थी। यानी कि उस समय भारत के विधान के अनुसार असेंबली और पार्लियामेंट में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही थी, वो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वो कार्यरत था। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट नहीं था, तो उसका तो जो भी प्रावधान बना वो तो सिर्फ संविधान में ही बना। तो ये संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें उस समय के जो भी मूर्धन्य विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, अनुभवी विधिवेतागण लोग थे। उसमें कितने लोग थे उसका भी सब लिस्ट उपलब्ध है, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो संविधान सभा ने ये संविधान को पारित किया और बनाया। तो पहला प्रश्न जो है जानने लायक ही है कि जैसे आज के तारीख में सब लोग जानते हैं कि स्टेट का कानून स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद जो राज्य में है कानून पारित करता है, और केंद्र में पार्लियामेंट करता है, जिसका 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। वो दोनों से जब कोई बिल पास हो जाता है तो अधिनियम बनता है, यानी कि एक्ट बनता है। तो ये प्रक्रिया शुरू होने के पहले, पार्लियामेंट बनने के पहले ही संविधान बना। तो उसको बनाने के लिए संविधान सभा का सृजन किया गया और इस संविधान सभा ने संविधान बनाने हेतु काफी मीटिंग सीटिंग किया और वाद विवाद उस पर हुआ हर तरह से। तो ये सब प्रक्रिया कब हुई, ये सब प्रक्रिया कब हुई, और इसके बारे में भी बहुत जगह भ्रांति है। जैसे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अंबेडकर साहब ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। तो ये पूर्ण सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, परंतु ये आंशिक सत्य है। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि ये जो कमेटी बनी थी तो उसके पास तो कोई आधार होना चाहिए था। किस आधार पर बनाया जाएगा, और कोई आधार था जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ। तो 2 आधार पहले से उपलब्ध था कमेटी के सामने। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत ब्रिटिश रूल कर रहा था और बहुत तरह के प्रावधान उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित उसमें थे। और दूसरा इंडिपेंडेंस के बारे में जो एक्ट बना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट,
ये दोनों प्रावधान तो था ही, और संविधान जो जिस रूप में आज हम लोग के सामने है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहा जाता है कि वो बैकबोन है, यानी कि वो रीढ़ की हड्डी है, उसी पर आधारित है। और कई देशों का संविधान लिया गया, उससे मुख्य मुख्य बातें ली गई, और सब मिला करके तो ये सब काम करने के लिए क्या किया गया, ये क्वेश्चन होता है। तो कमेटी जो बनी थी, उन्होंने एक कमेटी पहले बनी, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि जवाहरलाल नेहरू बहुत करीब थे माउंटबेटन के, जो कि उस समय बर्मा में थे। उनको खास करके बर्मा से हिंदुस्तान भेजा गया था, और उनके साथ उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन थी, जिन दोनों के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था। ब्रिटिशर्स लोग माउंटबेटन फैमिली के जरिए पंडित नेहरू को इन्फ्लुएंस करके अपने हिसाब से परोक्ष रूप से संविधान के निर्माण में भी दखल चाहते थे, और अपने ढंग से कुछ शर्तों के साथ आज़ादी देना चाहते थे। और बहुत सारे कारण हैं जो अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग रूप से परिलक्षित होते रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि माउंटबेटन का भी योगदान था और इन्फ्लुएंस था नेहरू जी के ऊपर, जिसके वजह से नेहरू जी चाहते थे कि कोई अंग्रेज विद्वान से ही संविधान का ड्राफ्ट बनाया जाए। लेकिन इस पर विरोध हो गया। बहुत से उस समय के जो नेतागण थे इसका विरोध किया। तब निर्णय हुआ कि एक कमेटी बनाई जाए। तो 6 व्यक्तियों की एक कमेटी बनी। उस कमेटी में जो थे 6 व्यक्ति, उसमें नाम है आसफ अली, के मुंशी, हुमायूं, खालिद, BR गाडगिल। और ये कमेटी ने अपॉइंट किया उस समय के एक बहुत विद्वान तेज तर्रार ICS ऑफिसर थे। आज जो IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, ब्रिटिश पीरियड में इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था, तो ICS कहलाता था। तो अब मिस्टर BN राव एक ICS थे, उनको अपॉइंट किया गया कि दूसरे देशों का संविधान को आप अध्ययन करें। उसमें ब्रिटेन का, अमेरिका का, कनाडा का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, वेस्ट जर्मनी का, ये सब संविधान को स्टडी करके उसमें जो अच्छे अच्छे प्रावधान है उसको ले करके एक आप मसौदा तैयार करें, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करें। तो इतने देशों का संविधान और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये मिला करके राव साहब ने वो ड्राफ्ट तैयार किया। जब ड्राफ्ट तैयार हो गया, तब वो ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए अंबेडकर साहब को दिया गया। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर साहब के विद्वता पर किसी को एतराज नहीं, कि अंबेडकर साहब कई विषय में MA थे और 2 विषय में PhD थे, लॉ की भी डिग्री उनके पास थी, मेधावी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना ही वॉज ए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अतिशयोक्ति है, ये सही नहीं है। फादर तो उसको कहते हैं जो जन्म देने वाला है, जनक जो है उनका। अगर उनके दिमाग से ही सब पूरे संविधान की उत्पत्ति होती तो ये कहना ठीक होता कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है, डिस्कशंस में भी रहा। ड्राफ्ट इस प्रकार से तैयार हुआ और उस ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए अंबेडकर साहब को दिया गया और उस पर डिस्कशन हुआ। और वो डिस्कशन हुआ कमेटी में। वो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें और ये डिस्कशन कितना दिन चला? 2 साल 11 महीना 17 दिन, काफी लंबी प्रक्रिया रही।
जिसमें से अगर सेशन वाइज देखा जाए तो 11 सेशन चला था, और डिस्कशन का टोटल टाइम 11 सेशन का मिला के 155 दिन होता है। तो इतने जद्दोजहद के बाद संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, जिसको कहा जाए फाइनल हुआ और अप्रूव हुआ। जब अप्रूव हुआ तो ये लिखा गया 26/11/1949 को। और इस पर हस्ताक्षर हुआ। तो हस्ताक्षर हुआ, जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे सबों का हुआ। ये 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षरित में कोई खास बात नहीं, लेकिन एक खास बात यह कि सबसे पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और सबसे अंतिम हस्ताक्षर उस पर फिरोज गांधी जी का है। इस संविधान को, लिखित संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन से ये संविधान लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ तो थोड़ा डेमोक्रेसी जो है, गणतंत्र जो है, प्रजातंत्र जो है, उसी दिन से लागू हुआ। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। एक एस्पेक्ट का। दूसरा, कब से संविधान लागू होगा, तो संविधान के आर्टिकल 394 में ही लिखा हुआ है कि ये किस दिन से लागू होगा, यानी कि जिस दिन एडॉप्ट होगा, एडॉप्ट हुआ उस दिन से लागू होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। कुछ धारा जो आर्टिकल था वो तुरंत लागू हो गया, यानी कि 24 जनवरी को ही लागू हो गया। वो आर्टिकल 5 से 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 जैसे ही दस्तखत हुआ लागू हो गया। इसके बारे में प्रावधान बनाया गया आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है। टोटल जो है पेज संविधान का वो 666 है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसके लिखने के बारे में भी रोचक तथ्य है। जो संविधान हम लोग का है, मूल संविधान, वो छपाई किया हुआ नहीं है, हस्तलिखित। और हस्तलिखित भी ऐसा है कि उस जमाने के जाने माने सुलेखक जिसको कहते हैं, कैलीग्राफिक राइटर, जो इटैलिक में लिखने में माहिर होते थे, और वो खानदानी थे। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनके दादा कैलीग्राफिक राइटर थे राम प्रसाद सक्सेना, वो दिल्ली के ही निवासी थे। उनके बारे में जब पता चला तो मिस्टर नेहरू उस समय उनको बुलवाए और रिक्वेस्ट किया कि आप संविधान को इटैलिक इंग्लिश में कैलीग्राफिक राइटिंग में लिखें। तो वो उसके माहिर थे ही। उन्होंने लिखने का कुछ शर्त रखा, और शर्त इसलिए रखा कि नेहरू जी से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिम्यूनरेशन आप क्या लेंगे, उस पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक पैसा रिम्यूनरेशन नहीं लेंगे। लेकिन कुछ शर्त उन्होंने रखा। रिम्यूनरेशन के बजाय शर्त एक रखा ये कि हमको एक अलग से कमरा दिया जाएगा जहां हम पीसफुली बैठ करके काम कर सकें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। वो जहाँ पर संविधान सभा का मीटिंग होता था, जो हॉल था, उसी के बगल में एक कमरा उनको स्पेशली दिया गया। लिखने में उनको
टोटल समय 6 महीना के लगभग लगा था। ये प्रेम नारायण रायजादा साहब नामी गिरामी टेलीग्राफिक राइटर थे ही, जिनका जन्म हुआ था 16/12/1901 को और उनका निधन हुआ 17/2/1986 को। दूसरा, उस संविधान की विशेषता क्या है? जो ओरिजिनल संविधान हमारे पास है, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का लिखा हुआ है, उसका वजन है 3 किलो 650 ग्राम और उसका साइज है 22 इंची लंबा और 16 इंच चौड़ा। उससे भी विचित्र बात है कि हर पेज पर कलात्मक फोटो बनाया हुआ है और वो आर्टिस्ट का बनाया हुआ है। और किसका बनाया हुआ है, कौन आर्टिस्ट का, इसका भी कुछ बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है? पंडित नेहरू चाहते थे कि उस पर कुछ इस तरह का कलाकृति बनाया जाए जो अट्रैक्टिव हो, देखने में सुंदर लगे। चूंकि कुछ पेज का पूरा, हर पेज में पूरा में लिखावट नहीं जाएगा, चैप्टर बदलेगा या अध्याय बदलेगा तो कहीं गैप रहेगा, स्पेस रहेगा, तो खूबसूरत भी लगे और उसका कुछ अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे, महत्व रहे। कुछ इस तरह का आपस में डिस्कशन करने के बाद ये उनको सजेस्ट किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कि आप इसके लिए शांति निकेतन जाइए। और शांति निकेतन में वहाँ के जो मशहूर आर्टिस्ट उस जमाने में थे, नंदलाल बसु, उनसे संपर्क कीजिए। तो चूंकि रायजादा साहब दिल्ली के निवासी थे और वो कैलीग्राफिक राइटिंग में मशहूर थे, उनको वहाँ शांति निकेतन में वो उतना कोई लगाव नहीं था, तो उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए पंडित नेहरू के रिक्वेस्ट करने पर। यानी कि दोनों व्यक्ति गए शांति निकेतन, वहाँ नंदलाल बसु से डिस्कस किए। उस जमाने के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो वो स्वीकार किए कि ठीक है, हम आकर के उस पर आर्ट हर पेज पर जहाँ पर आवश्यकता होगी और बिफिटिंग जहाँ पर लगेगा वहाँ पर उसी तरह का कलाकृति हम बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने साथ कुछ अपने स्टूडेंट्स आर्टिस्ट जो थे उनको भी लिया। उस स्टूडेंट आर्टिस्ट में एक मुंगेर बिहार के भी आर्टिस्ट थे, उनका नाम अभी याद नहीं है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो मुंगेर बिहार के थे। वो भी एक आर्टिस्ट थे, उस टीम में नंदलाल बसु के साथ आए थे। अब बसु साहब कैसे उसको लिखे, तो उस संविधान का जो पेपर जिस पर लिखा गया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसको बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर वो होता है जो सिलिकॉन कोटेड होता है, आग से क्षति नहीं होती है, उस पर काफ़ी आग बने गर्मी सहने का होता है। जैसे कुछ बैक्स पेपर होता है, इसमें मोम लगा होता है, मोम जामा वाला पेपर बोलते हैं। कुछ पेपर होता है जो बेकरी में इस्तेमाल होता है ना, उस बेकरी पेपर भी बोलते हैं, बैक्स पेपर। तो उसी तरह से पार्चमेंट पेपर्स बोलते हैं। इस पर उसका लाइफ ज़्यादा होता है इस पेपर का। तो वो पेपर सेलेक्ट किया गया था उन्हीं के द्वारा, जो आर्टिस्ट थे या रायजादा साहब थे, उन्होंने सेलेक्ट किया था। उसी पेपर पर लिखा गया था और कलम से लिखा गया था। वो कलम में जो नीब होता था, वो नीब का नंबर उस जमाने में होता था। और वो कलम, कई कलम इस्तेमाल किए थे, जिसमें से कुछ इंग्लैंड से आया था, कुछ चेकोस्लोवाकिया से आया था। जो नीब उसमें इस्तेमाल हुआ था वो 432 या 433 नंबर का था। और उसकी संख्या थी करीब 303
नींव उनको बदलना पड़ा था उसमें। हो सकता है ये आंकड़ा जो हो नंबर और संख्या में आगे पीछे हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काफ़ी मेहनत से, काफ़ी गहराई से और काफ़ी सावधानी से रंग यानी कि स्याही जो इस्तेमाल किया गया और नीब और कलम का उपयोग उन्होंने किया था। और चूंकि नीब लिखते लिखते उसका किसी साइड में घिसता है तो उसके फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, इसलिए वो कुछ दिन यूज करने के बाद या कुछ पेज लिखने के बाद वो नीब बदल दिया करते थे। तो कहने का मतलब है कि सैकड़ों नीब का उन्होंने इस्तेमाल किया। कलम तो 2 3 4 जो भी हो, नीब वो बदल देते थे ताकि एक रूपता रहे लिखावट में, कहीं पर चेंज नहीं हो। क्योंकि राइटिंग का साइंस क्या है कि अगर पेन का पोजीशन बदल गया, नीब का पोजीशन बदल गया, इंक का वेरिएंस हो गया, पेपर का वेरिएंस हो गया, सिटिंग स्टाइल का वेरिएंस हो गया, तो इस सब पर राइटिंग का असर पड़ता है। राइटिंग में वेरिएशंस आ जाता है, चेंजेज आ जाता है। तो ये सब को ध्यान, चूंकि वो बहुत सुलझे हुए कैलीग्राफिक राइटर थे और मशहूर हो गए थे उस जमाने में, इसलिए उनको हर बात का ख्याल था और उन्होंने इसको पूरा ख्याल करके ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। और वो मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन हस्तलिखित है वो आज भी पार्लियामेंट में है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उसी का कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन से या लॉ डिपार्टमेंट से एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति पब्लिश हुई है जो कम पेज में है, लेकिन वो सारा फोटोग्राफ्स, तो हर फोटोग्राफ्स का तो नहीं, उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, कुछ फोटोग्राफ्स के साथ वो मार्केट में भी अवेलेबल है। वो लॉ बुक्स जहाँ बिकते हैं वहाँ पर वो संविधान की प्रति मिल रही है, जिसमें कि सिग्नेचर है, जितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबरान हैं उनका सिग्नेचर है और ये रायजादा साहब का सिग्नेचर है। तो उनका एक और पिकुलियर सर्फ था, एक तो कलम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे, इंक अपने इस्तेमाल से करते थे, पेपर अपने हिसाब से इस्तेमाल किए, प्लेस उन्होंने शांतिपूर्वक जगह चाहिए जहाँ कोई डिस्टरबेंस न हो, तो वहीं पर संविधान सभा के बगल में ही उनको कमरा मिला था। उसके अलावा एक शर्त उन्होंने और रखा था जिसको भी लोगों ने कबूल किया था, स्पेशली मिस्टर नेहरू ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा था कि हम हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे। तो संविधान जो मूल कॉपी है, मूल प्रति है, उसके हर पेज पर उन्होंने राइटर के हैसियत से अपना नाम लिख दिया है। और अंत में उन्हीं का शर्त था कि हम अपने दादा का भी नाम लिखें। जो उनको दादा जो थे वो अपने ज़माने के बहुत बड़े कैलीग्राफिक राइटर थे, तो वो उनको बचपन से सिखाते थे और वो एक तरह से उनके दादा गुरु थे। तो उनका भी सम्मान रखने के लिए उन्होंने लास्ट पेज पर अपने दादा का भी नाम लिखा था और अपना भी नाम लिखा था। तो ये तो कुछ बातें हुई जो संविधान से संबंधित है और उसका प्रारूप कैसे आया, और इस बात की जानकारी बहुत आम लोगों को नहीं है, इसीलिए इसका थोड़ा सा महत्व हो जाता है। अब कुछ और रोचक बातें भी इसके बारे में है जो अगले व्याख्यान में बताएंगे। और अभी तो हमारा लैंड लॉ के ऊपर जो व्याख्यान चल रहा है अभी वो भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन साइमल्टेनियसली संविधान में आगे बताएंगे, वो भी बहुत रोचक है कि संविधान में आज भी बहुत तरह की खामियां हैं और ये संविधान में क्या क्या खामियां हैं और आज क्या जरूरत है, उसमें परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, ये तो बहुत ही डिबेटेबल सवाल है। लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत तथ्यों पर कुछ चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तो आज पुनः सभी देशवासियों को और जितने सब्सक्राइबर हैं अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी चैनल के और जितने भारत के प्रबुद्ध नागरिक हैं जो इस चैनल से जुटे हुए हैं या जो हमको फॉलो कर रहे हैं या हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, सबों को पुनः आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।